नमस्कार। सबसे पहले मैं भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रवर्तक को नमन करती हूँ और आयुर्वेदा कॉन्क्लेव को ये मौका मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम वैद्य रुचि गुलाटी है और मैं सुख आयुर्वेदा की संस्थापक हूँ। हमारे यहाँ नोएडा में सभी प्रकार के पंचकर्म उपलब्ध हैं। हम नोएडा में बहुत सालों से 17 साल से इस सेंटर को रन कर रहे हैं। सभी प्रकार के पंचकर्म हमने आज के मॉडर्न युग के परिप्रेक्ष्य में कुछ कुछ चीज़ें इस ढंग से की हुई हैं कि लोग इजीली पंचकर्म करा सकें। और हमारे सेंटर के बारे में ये चीज़ एक बहुत यूनिक है कि कोई भी मरीज़ आता है तो सबसे पहले हम परीक्षण के बाद उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उन्हें क्या रिजल्ट्स अपेक्षित हैं हमारी चिकित्सा से। आइए आज मैं बात करना शुरू करती हूँ। जो मुझे आज टॉपिक बताया गया है लॉन्गेटिविटी के बारे में बताने का। तो जैसा हम सभी जानते हैं, हम सभी याद करते हैं चरक संहिता को। तो चरक संहिता में सबसे प्रथम अध्याय जो सूत्र स्थान का है वो दीर्घ जीवितीय अध्याय है, जिसमें एक संगोष्ठी की जाती है कि दीर्घ जीवन जो है पृथ्वीवासियों को कैसे मिले। और यहाँ चिकित्सा स्थान में भी जो प्रथम अध्याय है चरक का वो अभय अमल की रसायन है। प्रयोजन भी आयुर्वेद का जो है वो यही है। प्रथम प्रयोजन स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा। और जब हम चिकित्सा की बात करते हैं सबसे प्रथम आता है ज्वर। और ज्वर में भी जब ज्वर को मुक्त मानते हैं, जब हम ज्वर मोक्ष होता है उस टाइम भी पंचकर्म में विरेचन का विधान है। और विरेचन करने के बाद क्या शुरू किया जाता है? रसायन प्रक्रिया। रसायन का बहुत आयुर्वेद में कहना चाहिए बहुत महत्व है। हम अपने क्लिनिक में देखते हैं बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल हमें देखने में आ रहे हैं। चाहे वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत कम उम्र के बच्चों में ही 20 साल के उम्र के बच्चे भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन का दर्द लेके आते हैं। बहुत सारे डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जो हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, सिर्फ हमारे खान पहन और रहन सहन की वजह से हो रहे हैं। रसायन जो है उसका प्रयोग आजकल मैंने देखा है टीवी एड्स में आता है, इम्यूनिटी अप करने के लिए बच्चों को भी च्यवनप्राश खिलाएं। तो आयुर्वेद में तो ऐसा वर्णन ही नहीं है। तो बहुत छोटे बच्चों को अगर हमें कोई चीज़ देनी है जिससे इम्यूनिटी बढ़े तो वो च्यवनप्राश के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जैसे स्वर्णप्राशन संस्कार। इसके अलावा मैं एक चीज़ और अपनी प्रैक्टिस में बहुत देखती हूँ, वो ये है कि लोग कहते हैं कि हम ये भी रसायन खा रहे हैं, हम ये भी रसायन खा रहे हैं, और बताइए डॉक्टर साहब हम और क्या खाएं। तो मैं अपने मरीज़ों को यही बोलती हूँ कि इतनी सारी चीज़ें, हम अश्वगंधा भी खा रहे हैं, हम तुलसी भी खा रहे हैं, हम हल्दी भी खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें लगातार खाने के लिए नहीं हैं। जो रसायन हम लगातार खा सकते हैं वो है हरड़ और आंवला, त्रिफला। बाकी सब रसायन औषधियाँ जो हैं कुछ टाइम जब तक हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हम देते हैं। उससे लंबा टाइम, सारा टाइम खाने के लिए रसायन औषधि नहीं होती। रसायन औषधि का पर्पस जो है वो जरा और बीमारी दोनों को दूर करने का ही है। एक चीज़ और मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आजकल लोग कहते हैं मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने तो बहुत दवाइयाँ खाई, आयुर्वेद के इस डॉक्टर के पास गए, उस डॉक्टर के पास गए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा।
तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा से पहले पंचकर्म करने का विधान है, और पंचकर्म से शुद्धि होने के बाद जैसे कपड़े को रंगने के लिए पहले उसे साफ होना चाहिए, ऐसे ही हमारे शरीर के शोधन के बाद ही रसायन देने का विधान है। तो विभिन्न बीमारियों में जैसे हम डिफरेंट स्किन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं, सोरियासिस का ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बाद हम शोधन करने के बाद औषधियाँ जब देते हैं तो उसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। रसायन की चिकित्सा हमेशा शोधन के बाद ही करनी चाहिए। इसी तरह डिफरेंट डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, वो दोबारा आते ही नहीं हैं जब हम पंचकर्म करने के बाद रसायन का प्रयोग करते हैं। यहाँ मैं अंत में एक संदेश सभी को देना चाहूँगी कि आइए हम सब आयुर्वेद को आगे बढ़ाएं। लेट्स प्रमोट आयुर्वेदा टुगेदर। थैंक यू।